हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है कल्याणकारी राज्य, जो कि चैप्टर 16 है MPSC 001 का। तो इसमें से भी 4 to 5 ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2022 में आया हुआ था कि कल्याणकारी राज्य की कार्यप्रणाली जो है, कार्य करने कैसे कार्यप्रणाली है उसकी, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आलोचना भी करनी है, उसका मूल्यांकन भी करना है इसमें, और उसका समालोचनात्मक आंकलन करना है। वही उसकी आलोचना है और मूल्यांकन एक साथ करना है। और उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य क्या है, ये आ रखा था 2019 में। और कल्याणकारी राज्य में एक समसामयिक विवाद भी उत्पन्न होते हैं इसमें, तो उसका भी आ रखा था 2015 में और 2020 में। समकालीन बहस क्या क्या है और उसमें विवाद किस किस उसमें उत्पन्न होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य क्या है। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो समाज की नीतियों के लिए एक विस्तृत जो क्षेत्र है उसका बोध करते हैं। जैसे कि कुछ नीतियाँ जो होती हैं, मूल सेवाएं जो कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनको राज्य जो है निःशुल्क उपलब्ध कराता है। ये सकारात्मक उदारवाद का आधार है। नागरिकों को राज्य जो है वो सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, कमज़ोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है, अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कम करता है। तो ये सभी कार्य जो है ये कल्याणकारी राज्य करता है। तो जैसे कि देख रहे हैं तो कल्याणकारी उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य, तो जैसे ये क्वेश्चन आ रखा था, ये टॉपिक आ रखा था। तो कल्याणकारी राज्य जो है उसका प्रयास व्यक्ति के हित और समाज के हित को एक दूसरे के अनुरूप बनाए रखने का याद करना है। वो कल्याणकारी राज्य में क्या होता है कि ये करना कि राज्य का जो हित है उसी में व्यक्ति का हित, और जो व्यक्ति का हित है वही राज्य का हित हो। तो कल्याणकारी राज्य के जो अगर सिद्धांत देखा जाए तो मुख्य सिद्धांत ये है कि एक व्यक्ति और व्यक्ति होने के नाते जो न्यूनतम जीवन स्तर है उसकी प्राप्ति जो है वो एक व्यक्ति जो है व्यक्ति होने के नाते वो न्यूनतम जीवन स्तर की जो प्राप्ति है उसका अधिकारी होता है। उसमें दूसरा है कि कल्याणकारी राज्य जो है आर्थिक स्थिरता और प्रगति के प्रति प्रतिबंध है, कि वो आर्थिक स्थिरता है और जो प्रगति है वो व्यक्तियों को मुहैया कराए और व्यक्तियों को वो गिव करे, वो चीज़ दे उसको। और तीसरा है कि कल्याणकारी राज्य जो है वो संपूर्ण रोजगार के लिए प्रतिबंधक है, कि भाई सार्वजनिक नीति होनी चाहिए कि भाई सभी जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार जो है समान अवसर उपलब्ध हो। तो इस तरह की ये चीज़ें जो ये सारे सिद्धांत है ये कल्याणकारी राज्य, उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के हुए हैं। अब इनमें देखा जाए कि ने व्यक्ति जो सकारात्मक उदारवाद ने राज्य की शक्ति को, बाजार की जो शक्तियां हैं उसके संचालन में कम से कम 3 दिशाओं में, उसमें क्या है कि व्यक्ति तथा परिवारों को न्यूनतम आय का आश्वासन देना, असुरक्षा के जो भी दायरे हैं उसमें भी उनको, जैसे व्यक्ति है उसके परिवार जो है उसकी बीमारी जो है, बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा हो, बीमारी हो, बेरोजगारी हो, कुछ जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें सहायता उपलब्ध कराना, उसको सभी नागरिकों को जो है सामाजिक सेवाएं पे जो है वो प्रदान करना, उनका आश्वासन देना। तो ये सब कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं, उनकी अवधारणा है, उनके सिद्धांत है। अगर कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं देखे जाएं तो सबसे पहला पॉइंट है कि कल्याणकारी राज्य जो है इसकी एक विशेषता ये है कि एक सकारात्मक राज्य है। सकारात्मक राज्य है कि कल्याणकारी राज्य में जो भी निहित ये मान्यता है कि राज्य जो है एक बुराई नहीं है, राज्य एक वांछनीय संस्था है जो कि सकारात्मक अच्छाई को प्रोत्साहित करने में सक्षम करती है। उस जो अच्छाइयाँ हैं उनको प्रोत्साहित करती है। राज्य जो है वो अपनी शक्तियों के सकारात्मक प्रयोग द्वारा सामान्य कल्याण है उसको बढ़ावा देता है। ये कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य है। वो न्याय प्रदान करता है, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कुछ सीमा तक सामाजिक और संरक्षण जो है वो प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य है। कहीं ना कहीं एक बिना लोकतंत्र के तो कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो यही है कि राज्य केवल तभी कल्याणकारी होगा यदि वो औपचारिक रूप से जो है वो लोकतांत्रिक चोला पहनेगा। अगर वो न्यूनतम आय की गारंटी देता है, जो भी एक न्यूनतम आय है उसकी गारंटी देता है कि भाई सभी को अगर काम करेंगे तो इतनी आय मिलेंगी, सामाजिक जो विपत्तियां हैं उसमें जो भी विपत्तियां हैं सामाजिक, उसमें लोगों की और उनके परिवारों की जो है असुरक्षा जो है उसको मिटाने का प्रयास करता है, या जो भी सेवाएं जो वो प्रदान करता है वो सभी के लिए उपलब्ध होती हैं। तो ऐसे जो भी संरचनात्मक ढांचा जो है जो सभी को एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, वो केवल कुछ व्यक्तियों को ही नहीं करता, वो स्वतंत्रताएं भी देता है व्यक्ति को। तो इस तरह कल्याणकारी राज्य जो सेवाएं हैं वो सकारात्मक कार्य करती हैं और वो औपचारिक लोकतांत्रिक ढांचा में ही विद्यमान हैं।
तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि कल्याणकारी राज्य एक निश्चित अर्थव्यवस्था है। तो ये जो कल्याणकारी राज्य है वो कहीं ना कहीं बाजार अर्थव्यवस्था के पक्ष के दायरे में भी काम करता है। वही कहता है कि कल्याणकारी राज्य जो है बाजार आदि अर्थव्यवस्था का अंत नहीं चाहता। वो ये नहीं कहता कि जो बाजार की अर्थव्यवस्था है उसका अंत हो जाए या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत हो जाए। वो ये कहता है कि उसे एक रूप देना चाहता है कि आर्थिक संकट भी नहीं आ पाए, या जो भी सभी वर्ग हैं उनकी भी हेल्प हो जाए और उत्पादकीय संभावित परिणाम भी प्राप्त किए जा सके। मतलब जो भी हम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो भी परिणाम प्राप्त हो जाए और कोई आर्थिक संकट भी ना आए। क्योंकि पूंजीवादी देशों में क्या होता है, आर्थिक संकट ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि जो गरीब वर्ग होता है, जो गरीब तबका हो जाता है, वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाता है। तो इस तरह से आर्थिक संकट आते हैं, गरीब अमीर के बीच में जो खाई है वो उत्पन्न हो जाती है। तो पूंजीवादी जो राज्य है उसमें आर्थिक तबका जो है उसमें जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। तो कल्याणकारी राज्य एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। वो कहते हैं कि सभी आर्थिक संकट भी ना आए, सभी वर्गों को उपलब्ध हो और एक उत्पाद के जो है परिणाम उपलब्ध होने चाहिए एक राज्य को किसी भी नीतियों को बनाने में या कुछ भी अर्थव्यवस्था आर्थिक ढांचे को वो करने में, तो वो भी प्राप्त हो जाए। तो वही कहता है कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी त्रुटियों को राज्य हस्तक्षेप द्वारा दूर कर देता है। वो कहता है जो भी पूंजीवाद की त्रुटियां, जो कमियां पूंजीवाद में हैं, वो राज्य के हस्तक्षेप से दूर हो जाएंगी कमियां। तो इसीलिए वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। वो यही बात करते हैं कहीं राज्यों का विश्वास ये है कि हस्तक्षेपी जो अर्थव्यवस्था है उसका पूर्ण करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और उसकी जो भी लक्ष्य की प्राप्ति है उसमें जो भी असुरक्षाएं उसमें है उन पर काम, उसमें जो कमियां हैं उन पर काम पाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी राज्य समाज की एक स्थायी संस्था है और उसका एक तटस्थ अभिकरण भी है कि सकारात्मक उदारवाद की मान्यता। कल्याणकारी राज्य जो है एक शाश्वत संस्था है और ये शक्ति एक तटस्थ यंत्र भी है। वह समाज के हित की प्राप्ति के लिए एक मध्यस्थ का भी काम करता है कि राज्य किसी वर्ग विशेष से जुड़ा नहीं होना चाहिए। बिना स्तर के या बिना वर्ग विभेद के जो राज्य है वो अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह परिवर्तन करे कि वो सभी नागरिकों को सामाजिक जो जीवन है उसकी न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती हैं वो प्राप्त हो जाए, किसी एक स्पेशल वर्ग के लिए कोई काम ना करें। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि एक समाज की स्थायी संस्था है उसका तटस्थ अभिकरण है। तो ये 4 पॉइंट है, जैसे कि जो कल्याणकारी राज्य है वो सकारात्मक राज्य होता है, वो एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है और एक स्थायी संस्था होती है जो बिना तटस्थ अभिकरण मतलब एक बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर जो भी डिसीजन लेता है वो न्यूट्रल होकर लेता है, किसी के पक्ष में डिसीजन नहीं लेता। तो इस तरह हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि निष्कर्षतः जो सकारात्मक उदारवादी कल्याणकारी राज्य है वो एक राज्य को एक नया राज्य प्रदान करता है, जो ये कहता है कि जो राज्य है वो बताता है नया राज्य है जो अपने रूप में लोकतांत्रिक है, जो लाभ जो है बाजार अर्थव्यवस्था को वांछनीय मानते हुए सामाजिक ज़रूरतों के अनुरूप डालता है कि समाज की ज़रूरतों के अनुरूप जो है लाभ होना चाहिए ताकि सब नागरिकों को सामाजिक जो कल्याण है वो उपलब्ध हो सके। यह एक ऐसा राज्य है जो हस्तक्षेपी राज्य से विकसित होकर बाजार अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों के परिसंचालन में राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा पूंजी की शक्ति को नियंत्रित करता है कि राज्य के हस्तक्षेप से ही जो पूंजी की शक्ति है उसको भी नियंत्रित करता है और हस्तक्षेप का प्रॉपर हस्तक्षेप पूरा भी नहीं करता लेकिन उसको भी विकसित करता है। कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र हस्तक्षेप ही छोड़ देता है जहाँ पे राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ त्रुटियाँ और कमियाँ हैं वहाँ पे राज्य हस्तक्षेप करके उस चीज़ को ठीक कर देता है। एक ऐसा राज्य है जहाँ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग लोगों की पूंजी के अत्याचार से मुक्त करके उन्हें कल्याणकारिता के निश्चित स्तर जो है उसका आश्वासन देता है, किसी विशेष गुटों तक सीमित नहीं रहती, पूरे समाज में होता है। तो इसी तरह से अगर हम सामयिक विवाद देखें कल्याणकारी राज्य के, तो इसमें विवाद क्या क्या आता है। जैसे पश्चिमी समाजों में समसामयिक विवाद कल्याणकारी राज्य के विशेष और कल्याणकारी चिंतन में आए संकट के बारे में थी कि जैसे मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उस पर आ गया था कि पर्याप्त राष्ट्रीय आय का एक स्तर प्राप्त कर कल्याणकारी राज्य साइंस कल्याणकारी सेवाओं पर खर्च कर सकेगा। तो ये बातें करने राज्य सर्वप्रथम लक्ष्य पुनः वितरण की वकालत करना था कि पुनः वितरण करना जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, भत्ता है आदि जो गतिविधियां हैं लोगों में समानता लाई पाएगी, उन्हें वंचन से राहत मिल सकेगी और कल्याणकारी राज्य नागरिकों के उस रूप को दर्शा पाएगा जो पूंजीवादी बाजार रूप में पनप रही है, अर्जनशील है। और परंतु प्रश्न ये पूछ रहा था कि ये सब चीज़ें कल्याणकारी राज्य चाहता, लेकिन क्वेश्चन कहाँ आ रहा था, विवाद कहाँ उत्पन्न हो रहे थे कि आवश्यक आय का आश्वासन देता है जिससे वे नागरिकों की सुरक्षा का मुकाबला
मुकाबला कर सके। कहीं ना कहीं वो एक नागरिकों को एक जीवन दे पा रहा है जो नागरिक चाह रहे हैं, वो सभ्य जीवन दे पा रहा है। कहीं ना कहीं वो एक आय का आश्वासन दे पा रहा है। वो ये कह रहा है कि हम इतनी आय तुम्हें दे देंगे। क्या वो जो है वो अमीर और गरीब के बीच की जो आय है उसके पूर्ण वितरण के प्रयासों से जो धन है वो कुछ हाथों को विकेंद्रित होने को रोक कर वो वास्तविक आय विषमता का उन्मूलन कर सकता है? क्या वो अब भी इतना करने के बाद भी क्या धन जो है कुछ लोगों के हाथों में इंक्लूड होके वो कहीं ना कहीं आय की विषमता आ जाएगी, सब में डिफरेंसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो विषमताएं हैं उनका उन्मूलन हो जाएंगे, डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ही। ये क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस, ये विवाद के विषय उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी प्रवृत्ति को लाने में सफल हो सकती है कि जिसमें निजी क्षेत्र को दबाया, अपंग और शक्तिहीन बनाया जाता है। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था आई है वो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है जो निजी क्षेत्र की बात करती है उसको कहीं ना कहीं दबा पाएगी। क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को आर्थिक उबालों, संकटों, फैलावों और आर्थिक मंदी से स्वयं को मुक्त कर पाएगा? क्या ये समस्याएं जो है जो नॉर्मल राज्य में आती है वो कल्याणकारी राज्य में नहीं आएंगी? क्या राज्य सेवाओं की आपूर्ति कुशलतापूर्वक कर पाएगा कि सारी जो सेवाएं हैं उसको सही ढंग से सभी नागरिकों को उपलब्ध करा पाएगा? इन सभी प्रश्नों से जो है असंतोष जो है वो उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होते हैं। तो अगर कल्याणकारी राज्य का धीरे धीरे विस्तार हुआ और बाजारी शक्तियों के अनियमित प्रभावों की असुरक्षित व्यवस्था की सुरक्षा के लिए वो बातें हुई, लेकिन कल्याणकारी राज्य अगर हम इसके विवादों को देखें इसमें ये बात है कल्याणकारी राज्य पर समसामयिक प्रहार ये है कि जो कल्याणकारी लाने के लिए वो ज़ोर ज़बरदस्ती करी जा रही है, कहीं ना कहीं उससे जो है स्वतंत्रताएं जो है वो कम हो रही है। तो ये इसकी आलोचना कर रही हैं कि उससे स्वतंत्रता कम हो रही है। जैसे नॉजिक है वो स्वतंत्रता विचारक है, उन्हें कल्याणकारी राज्य के विचार को स्वीकार नहीं करता। वो ये कहता है कि ऐसे विचारकों का मत है कि बाजार अर्थव्यवस्था स्वयं में ठीक है और फिर कल्याणकारी राज्य की जो वितरण जो कारी नीतियाँ हैं वो कल्याण के नाम पर, वो कहीं ना कहीं कल्याण के नाम पर लोगों के जो अधिकार है उसका हनन कर रही है, लोगों की स्वतंत्रताएं जो हैं वो कम हो रही है। और इसी विचारक जो है रॉल्स के इस विचार से भी सहमत नहीं था कि लोगों का जो कौशल है, लोगों का कौशल उनकी जो समझ है वो समाज की संपत्ति होते हैं। कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों के खिलाफ था। स्वतंत्रतावादी जो है वो भी कहते हैं कि दूसरों के संप्रभुत्व का प्रहार होना स्वाभाविक है। वे ये भी कहते हैं कि राज्य को अधिक कार्य देना, अफसरशाही में विलय करना है, कहीं ना कहीं तानाशाही उत्पन्न कर देना है। वे स्वतंत्रता के पतन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और अकुशलता की ओर बढ़ाता है कि अकुशलता आती है अगर स्वतंत्रताएं कम दी जाती हैं। तो इस तरह बेरी जो है उन्होंने भी ये बात कही है कि सशक्त जो व्यक्तिवाद है तथा राज्य विरोधी विचारों ने सामाजिक सिद्धांतों को यह स्पष्ट बता दिया है कि कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति सरकारी यंत्र से बाहर की संस्थाओं द्वारा भी हो सकती है, कि सरकारी यंत्र से अगर हम बाहर भी देखें तो भी हम कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने नॉजिक ने, बैरी ने और जो स्वतंत्रतावादी थे उन्होंने इस पर आलोचना करी है, कहीं ना कहीं इस पर विवाद उत्पन्न करे हैं। ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य जो है, जैसे कि जो ये बात कहता है कि कल्याणकारिता के सामान्य जो प्रावधान है, शिक्षा लाना, स्वास्थ्य, कल्याणकारिता के लक्ष्य जो हैं उनको बढ़ा देता है। तो ये कहीं ना ये भी पूछ रहे हैं क्या उनको लाया गया है, अभी भी उनको कुशलतापूर्वक सभी को उपलब्ध हैं वो चीज़ें? तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उत्पन्न कर देते हैं। वह ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य में अनेक लक्षणों के अनिवार्य स्वरूप में व्यक्ति की चयन शक्ति दबाई जाती है, कि व्यक्ति जो है व्यक्ति के पास ऑप्शंस नहीं बचते कुछ भी चुनने के लिए। ये कल्याणकारी राज्य जो है उस पर थोप दिया जाता है। ये इस पे विवाद और उसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है। कल्याणकारी राज्य ने सामाजिक जो न्याय है वो उपलब्ध कराए हैं। अनुभवी जांच पड़तालों से ज्ञात होता है कि ब्रिटेन जो है कल्याणकारी राज्य का लाभ जो है मध्य वर्गों को हुआ है और ऐसे शाश्वत विश्वास परिणाम प्राप्त हुए हैं कि लगभग सभी लोकतांत्रिक जो समाज है उसमें जो लाभ है वो सिर्फ मध्यम वर्ग को हो रहा है, अमीर और गरीब को इसकी कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसी तरह से कल्याणकारी जो है संस्कृति को जन्म जो अच्छी नागरिकता के अनुकूल नहीं है। वो कह रहे हैं कल्याणकारिता की जो अधिकता है, अगर हम कल्याणकारी राज्यों की अधिकता करेंगे तो वो ऐसी संस्कृति को जन्म दे रहा है जो नागरिकता के अनुकूल ही नहीं है, नागरिकता के उस पर ही नहीं है। इसमें कहा गया कल्याणकारी राज्य जो है उसमें जो व्यवस्था है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में वो विफल रही है, कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई है, क्योंकि जो गरीबी रेखा से जो नीचे है उनके लोगों की संख्या जो है उसमें तो कमी आई है, लेकिन जो अधिक लोगों को स्वायत्ता जो है, स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त हो गई है। परंतु ये सत्य है कि कल्याणकारी अधिक लोग जो है कल्याणकारी खर्च पर निर्भर हो गए हैं, उस पर कल्याणकारी का खर्च पर निर्भर हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर इसकी कल्याणकारी राज्य की आलोचना देखी जाए तो ये बहुत ज़्यादा राज्य के लिए बहुत खर्च का वो है।
चार्ल्स मार्ले जो है मार्ले वो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गरीबी में विभेद करता है। एक और गरीब होते हैं जिन्हें सहायता और कल्याण की वास्तविक ज़रूरत होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यदि सहायता नहीं भी दी जाए तो वो वंचन और निंदा की स्थिति में आ पाएंगे। तो इस तरह से जो वो जो एक प्रत्यक्ष गरीब होते हैं और जो अप्रत्यक्ष गरीब होते हैं उनमें विभेद करना मुश्किल हो जाता है। नागरिकता आंदोलन सिद्धांत के आलोचकों का मत था कि नागरिकता का आदर्श समाज के संसाधनों पर व्यक्तियों के दावे को स्वीकार करता है, परंतु ये साथ ही इस तथ्य पर भी जोर देता है कि इन दावों के साथ सामाजिक दायित्वों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, समाज के भी कुछ दायित्व होने चाहिए। और राज्य पर अत्यधिक निर्भर रहने से जो है उसमें वृद्धि आवश्यक नहीं है। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति का कल्याण जो है एक खुद का निजी मामला है, उसका व्यक्ति का कल्याण होना। वो राज्य पे जितना अधिक निर्भर रहेगा इससे ज़रूरी नहीं कि उसको कल्याण मिल जाएगा या उसके लिए अच्छा हो जाएगा, वो अपनी वृद्धि कर पाएगा। कहीं कहीं राज्य जो होता है छोटे राज्यों के काम में विकेंद्र नैतिक दावों की वृद्धि और नागरिकता से जुड़े जो भी अतिरिक्त वांछित तरीके हैं उनको बताता है। तो इस तरह से कहीं राज्य की जो है आलोचनाएं भी की है और विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। तो अगर इसका हम समीक्षात्मक मूल्यांकन करें तो यही कहेंगे कल्याणकारी राज्य अधिक खर्चीले तो होते हैं, और जैसे जैसे जनसंख्या की जो औसतन आयु बढ़ती रहती है उसके साथ साथ चिकित्सा, पेंशन और आदि सामाजिक सेवाएं जो है उनका खर्च भी बढ़ जाता है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो ये चिकित्सा देना उनको जो फ्री में उपलब्ध कराई जाती है इनका खर्च भी बढ़ जाएगा, तो वो कैसे कर पाएंगे। तो उसकी संख्या जो है कम जो है जनसंख्या जो इस खर्च को वहन करती है उसकी संख्या कम होती जा रही है। इस पर कल्याण राज्य की मांग जो है वो बढ़ रही है, लेकिन उसकी आपूर्ति करने वालों की जो है कमी होती जा रही है। यदि एक राज्य में कल्याणकारिता पर होने वाले खर्च दूसरे राज्य से अधिक होता है तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो है साख में कम हो सकती है, तो इसमें कंपटीशन में कम हो सकता है। कल्याणकारी राज्य के जन समर्थन का तेजी से पतन हो रहा है जो उसका समर्थन कर रहे हैं। अब कल्याणकारी राज्य की वर्तमान जो स्थिति है वो विवाद का मुद्दा ये क्या अमीर और की राज्य जो है अमीर से गरीब तक के धन के पूर्ण वितरण के अभिकरण के रूप में काम करे। वो ये बात कह रहे हैं कि राज्य जो है अब जो अमीर से धन लेके गरीबों को थोड़ी पूर्ण वितरण करेगा उनका, और कल्याणकारिता को न्यूनतम स्तर की उपलब्धि के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करे जिससे कि जिसके कारण जो है कोई गिर ना सके। तो इस तरह कल्याणकारिता का कहीं ना कहीं मूल्यांकन भी देखा जाए तो इतना अच्छा भी नहीं है, तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर अपना भी नहीं सकते। तो अगर हम इसका परिचय देखें तो अगर सारांश में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। परिचय की कल्याणकारी राज्य जो क्लासिकी उदारवाद का 20वीं शताब्दी के शुरुआत में उदारवाद में हस्तांतरण था। 19वीं शताब्दी में J.S. मिल जो T.H. ग्रीन थे, T.H.P. हॉब्स आदि थे, और 20वीं शताब्दी में हैरोल्ड लॉस्की और एम.एल. क्वेकर जो थे इनके समर्थक थे। कल्याणकारी जो राज्य है उन्होंने व्यक्ति के हितों को और समाज के हितों में सामंजस्य बनाने का प्रयास किया था कि व्यक्ति के हित और समाज के हित जो है उसमें सामंजस्य बन सके। कहीं ना कहीं उसने आर्थिक जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था करी है कि आर्थिक सुरक्षा मतलब न्यूनतम आय की सुरक्षा दी है, भेदभाव का उन्मूलन किया है, सामाजिक जैसे कि जो आकस्मिकताएं आ जाती हैं, बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, उनका मुकाबला करने के लिए सहायता प्रदान की है, नागरिकों को सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किया है। राज्य सभी नागरिकों को स्वस्थ सुरक्षा जीवन स्तर जो है उपलब्ध कराता है, तो ये आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है। कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य है जो कुछ औपचारिक संस्थात्मक यांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं जो उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के लिए जो अनिवार्य तत्व होता है। कल्याणकारी राज्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। जो पूंजीवाद के जो तरीके हैं उसमें जो भी कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो राज्य द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। कल्याणकारी राज्य में अगर विवाद देखा जाए तो अनेक विवाद भी उत्पन्न हुए हैं कि कल्याणकारी राज्य उनके लिए हो जिन्हें इसकी ज़रूरत है या सभी के लिए उपलब्ध हो, क्या धन की राशि के रूप में या सुविधाओं के रूप में उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध होता है, क्या बीमा नियम पर आधारित जो भी जिसमें लोग स्वयं पूंजी लगाए या सादे उसमें क्या कल्याणकारी के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान है कि भाई गुटों के सौदाबाजी पर छोड़ दिया जाए, इसके लिए कोई प्रावधान भी किया गया है या नहीं किया गया। क्या कल्याणकारी राज्य है जो उनको जिनको बाजारी समाज से बचने में असमर्थ है सुरक्षा दे पाया है, मतलब दे पाए हैं। इसकी आलोचनाएं भी की गई हैं। जो स्वतंत्रता विचारक हैं उन्होंने आलोचना की गई है कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका हनन करता है, वो कल्याणकारी राज्य जो है कल्याण का नाम लेके व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन करता है। और इसी में असुरक्षाएं जो भी हैं उत्पन्न कहीं ना कहीं उनका उन्मूलन नहीं कर पाया है, उनको जड़ से ख़त्म नहीं कर पाया है कल्याणकारी राज्य। और इसने जो है जो भी पूंजी है, जो भी प्रति शक्तियाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं केंद्रीकृत कर दिया है राज्य में ही। और पेंशन पश्चिम की जो भी स्थिति है, उच्च क्षतिपूर्ति, जो भी जीवन बीमा या बीमारी, उच्चतम शिक्षा, आवास, जो भी कल्याणकारी राज्य की सुविधाएँ हैं
वो कुछ 1/3 लोगों में केंद्रित हो गया है, जैसे मध्य वर्ग को ज़्यादा लाभ मिला है, जो आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में है उस तक वो हो गई, वो उस तक ही केंद्रीकृत हुई है। बेरोजगारी और आर्थिक फैलाव जो है, ये समस्याएं अभी भी है, वो स्टिल बनी हुई है। तो इस तरह से इसकी आलोचनाएं की गई हैं। कहीं ना कहीं नौकरशाही का बोलबाला है, अधिक व्ययशील है, और व्यक्तियों की संख्या में जो है आक्रमण है, व्यक्तियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है। तो इस तरह से इसकी आलोचनाएं हैं। दैट्स इट। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कल्याणकारी राज्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो उसकी आलोचना है और उसकी वो चीज़ें सारी बतानी है। उसमें बहस जो उत्पन्न हुई है कि भाई क्या ये अभी तक इस कल्याण दे पाया है, नहीं दे पाया, और भी क्योंकि उसकी खाई को उत्पन्न कर पाया नहीं पाया, तो इस सारे बहस जो है वो इंक्लूड कर देना उसमें। लास्ट में निष्कर्ष लिख देना, वही सब थोड़ा सा कंक्लूड करके। दैट्स ऑल। Thanks for watching. All the best for exams. And please like, share and subscribe my video for. Thank you.